Hello children, good morning, namaskar. I am present for part 16 or lesson 16. In this lesson, we have to read about non-living things. First of all, we have to take care in this lesson. Today, we have to read about that kinds of sentences in which say about non-living things in terms of होता है, होती है, होते हैं. आइए इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे वाच करेंगे, कैसे इट का प्रयोग करेंगे, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स इट मीन्स निर्जीव वस्तुओं के विषय में कहा गया हो. जैसे धूप रोज होती है, वर्षा रोज होती है, ठंडक लगती है. ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं, इसके कौन से तरीके हैं कि आसानी से इसको हम ट्रांसलेट कर लें. तो आइए इस लेसन में लिखा हुआ है कि वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के विषय में निश्चित पता न चले. अब सब्जेक्ट के विषय में निश्चित पता न चले इसका मतलब क्या? जैसे वर्षा होती है तो इसमें निश्चित पता नहीं चलता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसका इस्तेमाल हम करें. तो इसलिए उस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को चलाने के लिए एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन का हम अख्तियार करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं. जैसे ठंडक लगती है. अब ठंडक लगती है तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस ठंडक लगना में कौन सब्जेक्ट है या इस वाक्य में किस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें. तो इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है. इसलिए आप बहुत ही इजी वे से समझने का प्रयास करें कि इस प्रकार के वाक्यों में यदि यह निश्चित पता न चले कि सब्जेक्ट क्या है और उस वाक्य में निर्जीव वस्तुओं के विषय में ठंडक, वर्षा, धूप, पानी टपकना, इस तरह के जो शब्द हैं निर्जीव शब्द हो गए. तो निर्जीव वस्तुओं के विषय में जब कहा गया हो तो निश्चित ही वहां हम सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करेंगे. कैसे? निश्चित पता न चलता हो, यहां तक बात समझ में आ गई. तथा निर्जीव वस्तुओं के विषय में कहा गया हो. अभी मैं बताया निर्जीव वस्तुओं के विषय में कहा गया हो तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के लिए आईटी यानी इट का प्रयोग किया जाता है. कैसे? अब जरा उन वाक्यों को देखें. जैसे बादल गरजता है. बादल गरजता है. तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का. इट थंडर. इट थंडर्स. कभी कभी किताबों में देखने को मिलता है क्लाउड शब्द भी लगा रहता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, दर्शकों, मेरे गुरुजनों, थंडर्स का अर्थ ही होता है बादल का गरजना. बादल गरजने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो भी यह वाक्य अपने आप में परिपूर्ण अर्थ देता है. लेकिन बहुत किताबों में आप कहेंगे कि बहुत किताब में लिखा हुआ है क्लाउड्स, क्या वो गलत है? नहीं श्रीमान जी, गलत नहीं है, सही है. वे छोटे छोटे बच्चों को यह दिमाग में बैठाने का प्रयास किया जाता है कि यह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऐसे बैठाया गया है. इसलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट थंडर्स क्लाउड, ये भी आप लिख सकते हैं.
दूसरा, सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में क्यों लिखना है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्लाउड थंडर्स। ये तीनों वाक्य अपने आप में सही है और अर्थ कंप्लीट देता है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। बादल गरजता है, इट थंडर्स, ये भी सही है। इट थंडर्स क्लाउड, ये भी सही है। या क्लाउड थंडर्स, इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, बिजली चमकती है। बिजली चमकती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट फ्लैशेज। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इट फ्लैशेज। फ्लैशेज का अर्थ ही होता है प्रकाश के क्षेत्र में, यानी प्रकाश के चमकने के जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट फ्लैशेज लाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या लाइट फ्लैशेज। ठीक है, आपने इन तीनों वाक्यों को देखा, इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगला है, वर्षा होती है। वर्षा होती है, इस वाक्य को जरा देखें। इसी तरह इट रेन्स, इसमें रेन शब्द का इस्तेमाल वर्ब की तरह हुआ है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट बिगिंस रेन। बिगिंस शब्द का इस्तेमाल होता होती के लिए लगाया गया, इसलिए इट बिगिंस रेन। जब यहां एस लग गया तो रेन से एस हट जाएगा। ठीक है ना, इट बिगिंस रेन। अब आइए, ठंडक लगती है। ठंडक लगती है। अब इसमें देखें, ठंडक लगने का मतलब क्या है कि ठंडक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे शरीर में चुभती हो। इसका हम स्किन के द्वारा हम इसका फील करते हैं, इसको अनुभव करते हैं। इसलिए हम लगना के लिए क्या लगाएंगे, फील्स। इट फील्स, इट फील्स कोल्ड, ठंडक लगती है। अब अगला वाक्य देखें, आग जलती है। आग जलती है, इसके लिए क्या होगा, इट। अब जलना के अंग्रेजी क्या होगा, इट बर्न्स। फायर। अब यहां आप कहेंगे कि तब यहां बर्न्स का काम क्यों नहीं चलाया गया, क्यों फायर लगाया गया। तो दोस्तों, बर्न्स के बाद फायर इसलिए लगाया गया
जलने के लिए लकड़ी भी जल सकती है, किताब भी जल सकता है, घर भी जल सकता है, झोपड़ी भी जल सकती है। इसलिए यहाँ दुविधा हो जाता है। इसलिए इस दुविधा को दूर करने के लिए कि क्या जलता है, फायर जलता है, इसलिए वहां निश्चित करना पड़ेगा कि क्या जलता है, इसलिए हो गया फायर। इट बर्न्स फायर, या इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, द फायर बर्न्स। ठीक है, दोनों तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब है पानी टपकता है। पानी टपकता है, इसका हम क्या लिखेंगे, इट, सब्जेक्ट का काम तो आपने चला लिया। अब टपकना के लिए क्या लिखेंगे, टपकने के लिए शब्द होता है ड्रिप्स, DRIPS, इट ड्रिप्स वाटर। ठीक है, इसी को दूसरे तरह से कैसे लिखते हैं, वाटर ड्रिप्स। ठीक है, अब है कि बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है, इट स्नोज। क्या लिखेंगे, इट स्नोज, बर्फ गिरती है। ठीक है, अब हवा वहती है, क्या लिखेंगे, इट ब्लोज, इट ब्लोज, या इट ब्लोज एयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको बहुत आसानी से समझाना हो, इट ब्लोज एयर, या एयर ब्लोज। तो इस प्रकार यह तीनों वाक्य सही है। ठीक है, अब है हवा बहती है, हो गया। अब है कि बर्फ इस प्रकार के वाक्यों को हम बनाते समय ईट का प्रयोग करते हैं। अब है कि पानी टपकता है, पानी क्या होता है, पानी टपकता है। कहाँ टपकता है, पानी घर में टपकता है। इसमें एक शब्द आ गया टपकना। तो टपकना का मतलब क्या हो गया, घर में लीकेज करता है। ठीक है ना, लीक करता है। तो इसको क्या लिखेंगे, इट लीक्स वाटर। कहां लीक्स करता है, इसको ध्यान दीजिएगा, कहां, तो घर में, इन द हाउस। ठीक है, इट लीक्स वाटर इन द हाउस। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, वाटर
leaks in the हाउस। ठीक है, वाटर लीक्स इन द हाउस। अब है कि झोपड़ी में पानी टपकता है, तो उसका क्या होगा? झोपड़ी में पानी टपकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। ये यहाँ है घर में, तो घर स्वाभाविक है, या तो पक्का का होगा या खपरील होगा, तो पानी उसमें टपकेगा नहीं, लीक करेगा, रिसेगा, जिसको कहते हैं कि पानी चूता है ग्रामीण भाषा में, रिसता है, पानी छनता है। तो इसलिए वहां क्या लगा? लीक। लेकिन ये क्या है? झोपड़ी है, तो झोपड़ी में पानी रिश्ता नहीं है, झोपड़ी में पानी टप टप चूता है। सो कहते हैं ना, रिश्ता है, टपकता है या चूता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब बाहर से अंदर पानी आ रहा है टपकते हुए, तो इसलिए इसको कहेंगे इनटू। देखिए क्या लिखेंगे? इट लीक्स वाटर। यहां तो आपने लिख लिया, अब कहां? इनटू द हाउस। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? इनटू द हाउस, इन टू द हाउस। अब इसी को दूसरे तरह से लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे? सेम उसी तरह, यहां से उठाएंगे, वाटर लीक्स इन टू द हाउस। ठीक, इस प्रकार आप बड़े सेंटेंसों में भी इसको सीख गए होंगे, हमको उम्मीद है। अब अगला सेंटेंस को देखिए। आज कल जाड़े का मौसम है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, उसका भी एक सेंटेंस बनाए। कोहरा रोज पड़ता है। कोहरा रोज पड़ता है। इसका क्या लिखेंगे? इट। अब पढ़ना का मतलब क्या है? गिरता है, नहीं? तो इट फॉल्स। क्या फॉल्स? तो फॉग, इसको कहते हैं कोहरा को फॉग। रोज का मतलब एवरी। इसी को हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। फॉग फॉल्स एवरी डे। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि इट से यानी निर्जीव शब्दों के विषय में, निर्जीव वस्तुओं के विषय में अगर कुछ कहा गया है तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इट से बनाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए। बादल गरजता है, इट थंडर्स। इट या इट थंडर्स क्लाउड या क्लाउड थंडर्स। बिजली चमकती है, इट फ्लैशेज। इट फ्लैशेज लाइट या लाइट फ्लैशेज, ये तीनों सही है। वर्षा होती है, इट रेन्स। इट बिगिंस रेन्स, दोनों सही है। ठंडक लगती है, इट फील्स कोल्ड। ठीक है, ये अनुभव की चीज है, इसलिए यहाँ फिर शब्द लगा। आग जलती है, इट बर्न्स फायर, चाहे द फायर बर्न्स। पानी टपकता है, इट ड्रिप्स वाटर या वाटर ड्रिप्स। बर्फ गिरती है, इट स्नोज। हवा बहती है, इट ब्लोज या इट ब्लोज एयर या एयर
ब्लोज। इसको भी हम बना सकते हैं सिंपल वे में, चाहे तो आप बना लें स्नो इसको भी बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको बहुत गंभीर वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं, तो सिंपल वे में समझाने के लिए आप इसको बना सकते हैं स्नो फॉल्स। ठीक है ना, स्नो फॉल्स। अब है इट फील्स कोल्ड, ये हो गया। अब पानी टपकता है, इट ड्रिप्स वाटर, बर्फ गिरती है, इट स्नोज या स्नोज, स्नो फॉल्स। हवा बहती है, इट ब्लोज या इट ब्लोज एयर। ठीक है ना, इट ब्लोज एयर या एयर ब्लोज। पानी घर में टपकता है, इट लीक्स वाटर इन द हाउस या वाटर लीक्स इन द हाउस। झोपड़ी में पानी टपकता है, इट लीक्स वाटर इनटू द हाउस या वाटर लीक्स इनटू द हाउस। कोहरा रोज पड़ता है, इट फॉल्स फॉग एवरी डे या फॉग फॉल्स एवरी डे। I hope that you will be understand easy way. Now we have to write some CW या HW। इसी पर आधारित हम कुछ CW या HW लिख देते हैं, इस पर बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे हवा धीरे धीरे बहती है, हवा धीरे धीरे बहती है, मुझे ठंडक रोज लगती है, गर्मी तेज पड़ती है, हवा बहुत धीरे धीरे रोज बहती है। परीक्षा रोज होती है, कोरोना रोज बढ़ता है, कोरोना रोज बढ़ता है, आग तेज जलती है, आजकल वर्षा रोज होती है, ठंडक हमेशा लगती है, बर्फ
गर्मी में पिघलता है। हो गया। बाघ रोज गरजता है। इस प्रकार आप नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में वाक्यों का अध्ययन अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया है। आपने नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में जिसके साथ क्रिया होता है, होती है, लगा हो, उन वाक्यों का अध्ययन अफर्मेटिव सेंटेंस में कर चुके हैं। हमको उम्मीद है, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड in easy way and at last subscribe my channel, like my video and share to others for knowledge. After that I meet you next video. Now till tata, okay, bye bye.